वंदना जी, पहले खांसी होती है थोड़ी थोड़ी शुरू, कफ बनता है, फिर धीरे धीरे वही कफ हमारी पूरी छाती को जकड़ लेता है, अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकाइटिस बन जाता है, नाक की ओर आता है तो साइनोसाइटिस बन जाता है। और जब यही कफ पूरा हमारे फेफड़ों को जकड़ लेता है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसा अभी आजकल कोरोना काल में लोगों को हुआ कि 40% डैमेज हो गए या 50% डैमेज हो गए। कफ बढ़ने की वजह से ही हमारे हेयर जल्दी ग्रे होने शुरू हो जाते हैं, व्हाइट होने शुरू हो जाते हैं, हमें चश्मा चढ़ जाता है। किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी का हो जाना ही रोग है, क्योंकि हरकत है तो बरकत है। हरकत नहीं रहेगी तो शरीर के अंदर एक नहीं हजारों रोग पैदा होंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित सभी बीमारियों की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सांस से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और क्यों होती हैं? वंदना जी, पहले खांसी होती है थोड़ी थोड़ी शुरू, कफ बनता है, फिर धीरे धीरे वही कफ हमारी पूरी छाती को जकड़ लेता है, अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकाइटिस बन जाता है, नाक की ओर आता है तो साइनोसाइटिस बन जाता है। और जब यही कफ पूरा हमारे फेफड़ों को जकड़ लेता है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसा अभी आजकल कोरोना काल में लोगों को हुआ कि 40% डैमेज हो गए या 50% डैमेज हो गए। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, और इन सब का जो इलाज है वो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। उसमें ये सारी प्रॉब्लम मैंने जो भी गिनवा दी है, चाहे क्रॉनिक कफ है, आपको खांसी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, साइनोसाइटिस है, चेस्ट इन्फेक्शन है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में भी अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तब भी आपको प्राकृतिक चिकित्सा में यही उपचार करना है। जब सांस लेने में परेशानी होती है तब इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, सांस लेने में प्रॉब्लम कई वजह से हो सकती है। हो सकता है कि आपको कंजक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा कफ जमा हो रहा है छाती के अंदर। बार अभी आजकल वैसे भी जैसे कोरोना फीवर हुआ तो लोगों को वैसे भी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो रीजन चाहे कोई भी है, आपको करना एक ही काम है कि सबसे पहले तो आपको तुरंत आराम के लिए तो उल्टे लेटना है। प्रॉन वेंटिलेटर बहुत अच्छा उपाय है इसका, कि आपको थोड़ी देर के लिए उल्टे लेट जाना है और लंबे गहरे श्वास लेना है, या आप ऐसे आगे होकर के झुक करके बैठे और लंबे गहरे श्वास लें। सुबह उठ करके खुली हवा में प्राणायाम करें, क्योंकि अगर एकदम से कंडीशन खराब हुई है तो आप प्राणायाम करने की हालत में भी नहीं होते हो। उस समय मैं यही कहूंगी, आप प्राउन वेंटिलेटर करें, आप उल्टे लेटें और उल्टे लेट करके सामने एक टेबल फैन लगा करके लंबे गहरे श्वास लेते रहें। और जितना टाइम तक आप उल्टे लेटे रहेंगे, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए आपको पूरी बॉडी को ही साफ करना पड़ेगा। अंदर जितना भी कंजक्शन है, जितना भी अंदर फॉरेन मैटर जमा है, टॉक्सिन्स जमा है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक क्रिया करवाते हैं, कुंजल क्रिया, जिसमें एक जग भर करके पानी का, गुनगुने पानी का, बैठ करके काग आसन में जल्दी जल्दी पीते हैं। और पीने के बाद 90 डिग्री खड़े होकर के राइट हैंड की 2 उंगलियां गले में डाल करके लेफ्ट हैंड से पेट को दबाते हैं और सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। इससे जितना भी कफ जमा था आपके गले के अंदर, आपकी चेस्ट के अंदर, अमाशय में जितना भी एसिड भरा हुआ था, वो सब बाहर निकल जाता है। आपकी नाक भी इससे क्लीन हो जाती है, आपका चेस्ट भी क्लीन हो जाता है, और जमा हुआ कफ निकालने के लिए बहुत अच्छा है। सीवियर एस्थमा अगर आपको है, सीवियर ब्रोंकाइटिस है, साइनोसाइटिस है, या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, खांसी भी है, अभी आजकल खांसी भी बहुत हो रही है लोगों को, तो वो सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये कुंजल क्रिया बहुत अच्छी है, रामबाण इलाज है। अगर प्रतिदिन रोज एक बार सुबह आप इसको कर लेते हो तो आपको पूरे दिन भर कफ से मुक्ति मिल जाती है। एक तरह से आप पूरे दिन भर खांसते नहीं है और आपको छाती में बहुत हल्कापन फील होता है। हमारे यहाँ क्रॉनिक एस्थमा के पेशेंट, अभी छोटी बच्ची आई हुई थी, उसको हमने
कुंजल क्रिया करवाया पूरे दिन भर और वाटर फास्टिंग करवाई, 3-4 दिन के अंदर उसने अपनी सालों की समस्या जो उसको चल रही थी उसको उसने ठीक कर लिया, कुंजल क्रिया और बाकी सारी क्रियाएं करके। इसके बाद जो हमारा नाक की प्रॉब्लम है, क्योंकि कफ जब आता है तो हमारी छाती के अंदर, नाक के अंदर, सिर के अंदर सभी जगह पे जमा हो जाता है। कफ बढ़ने की वजह से ही हमारे हेयर जल्दी ग्रे होने शुरू हो जाते हैं, व्हाइट होने शुरू हो जाते हैं, हमें चश्मा चढ़ जाता है। लोग आजकल होम रेमेडीज ले रहे हैं, बालों को काला करने की दवाई बता दीजिए, या आप चश्मा हटाने की दवाई ले लीजिए, या इस तरह से स्किन पे ग्लो लाने। मैं ये कहती हूँ कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल वाइट ना हो, और मैं 40 इयर्स की हो गई हूँ, मेरा एक भी बाल अभी वाइट नहीं है, और उसके पीछे रीजन यही है कि मैं प्रतिदिन जलनेती करती हूँ। तो ये जलनेती का अभ्यास प्रतिदिन आप करें। घर में जलनेती का लोटा आप रखें और उसमें पानी भर के राइट नोस्टल पे लगा के लेफ्ट से उसको बाहर निकले तो सारा कफ हमारे नाक क्लींस हो जाएगी। पानी हल्का गुनगुना हो, थोड़ा उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, और इस तरह से दोनों नाक की सफाई हो जाएगी आपकी। नाक साफ होने के बाद आप रबड़ नीति का अभ्यास करें। एक रबड़ का कैथेटर होता है, ये मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में आपको बताया था। उसको आप एक नोस्टल से डालें और मुंह से निकाल करके थोड़ी देर घुमा दें। जिन लोगों को माइग्रेन रहता है, सिर में दर्द रहता है, कई लोग बहुत परेशान रहते हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको, चेस्ट से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारे ही रोग हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम और भी आपकी ठीक हो जाएंगी। इससे आपकी नाक क्लींस हो जाएगी। जब आपका नाक का रास्ता ठीक हो जाता है, साफ हो जाता है, तो नाक से सांस खुल करके आती है। कई लोगों की नाक हमेशा ब्लॉक होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने साइलेंसर को ठीक करना पड़ेगा। इंसान तो बड़ा चालाक है, उसने अपनी गाड़ी का जो साइलेंसर है वो पीछे की तरफ निकाला कि किसी का पॉल्यूशन जाएगा तो दूसरे के ऊपर जाएगा, लेकिन भगवान ने हमारा साइलेंसर यहाँ लगाया। अगर गंदगी थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो निकल करके मुंह के अंदर जाती है, इसलिए इसको साफ रखना हमें जरूरी हो जाता है कि इसको क्लीन रखें, साफ रखें। अगर ये हमारा ब्लॉक हो जाता है, हमारा साइलेंसर ब्लॉक हो जाता है, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और वंदना जी, आपको एक बात बड़ी नई लगेगी कि हमारे शरीर के अंदर कोई जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी का हो जाना ही रोग है। मान लीजिए लेडीज को पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है। आप ये समझ लीजिए उस पर्टिकुलर अंग के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही, इसलिए वो रोग वहां पे बना है। जब आप प्रतिदिन जलनेती करोगे, रबड़ नेती करोगे, कुंजल क्रिया करोगे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन होगा, और जब क्लीन हो जाएगा तो अंदर के बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन खुल करके जाएगी, उसकी सप्लाई बहुत अच्छे से होगी। आप सांस अच्छे से ले पाओगे, और सांस अच्छे से ले पाओगे तो आपके और भी जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, वो भी प्रॉपरली वर्क अपना करते रहेंगे। तो इसलिए हमारा नाक क्लीन होना, हमारी चेस्ट क्लीन होना, हमारा गला साफ रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैंने आज आपको जो क्रियाएं बताई हैं, कुंजल क्रिया करें, जलनेती क्रिया करें, रबड़ नेती करें, ये में जाकर के सीख सकते हैं। सीखने के बाद घर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेट का साफ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो म्यूकस हमारी चेस्ट में बन रहा है उसकी क्रिएशन पेट से ही हो रही है। आप ऊपर से तो साफ कर रहे हो, लेकिन पेट से लगातार अगर आपके क्रिएशन चल रही है तो वो फिर जमा हो जाती है। फिर आप कहते हो कि फिर से बलगम जमा हो गई है, छाती रुक रही है, यहाँ दबाव सा लगता है, भारी भारी लग रहा है। सांस लेते हुए कई लोगों के पास बैठो तो पता चलता है उनकी सांस से आवाज आ रही होती है, वो अस्थमा के सिम्टम्स हैं। जब आप सांस लेते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, आपकी सांस फूलने लग जाती है, कोई भी काम करते हो, भागने दौड़ने का करते हो और आपकी सांस फूलने लग जाए, तो आप समझ जाया करो कि आपको कहीं ना कहीं अस्थमा के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे सिम्टम्स आते ही आपको अपनी डाइट का, प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों का विशेष रूप से ख्याल रखना है कि अपने डेली रूटीन में इनको शामिल करें। उसमें सफाई करना, गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू डाल करके आप एनिमा करो पेट का, आते आपकी साफ हो जाएंगी तो म्यूकस बनना बंद होगा। डाइजेशन प्रॉपर हो, इसके लिए मिट्टी की पट्टी है, कटी स्नान है, या लपेट है ठंडी, ये आप लगाएं पेट के ऊपर। और खाने में
कई लोग मैंने देखा है फल सब्जियों को अवॉइड करते हैं कि ये तो ठंडी चीजें हैं, ठंडी चीजें खाएंगे तो कफ बढ़ेगा हमारा। लेकिन जितनी भी एल्कलाइन चीजें हैं वो सब आपको खानी है। जैसे संतरा है, मौसमी है, पपीता है, चीकू है, जो भी आपका कीवी है, ये जो सिट्रिक एसिड फ्रूट है बहुत अच्छा है अस्थमा के लोगों के लिए या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ये आपको जरूर लेना है। साथ साथ जो हमारी आयुर्वेद की हमारा रसायन है उसमें तुलसी है, अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है, गिलोय है, अजवाइन है, ये सब चीजें हमारी बॉडी को एंटीबायोटिक्स हैं, ये हमारे लिए क्लीन कर देती हैं, हमारी छाती को एकदम से साफ कर देती हैं। तो सुबह उठ करके एलोवेरा जूस का प्रयोग कर सकते हैं आप। तुलसी, गिलोय और काली मिर्च, कच्ची हल्दी और उसके अंदर थोड़ा लौंग डाल के, काली मिर्च डाल करके काढ़ा तैयार कर ले। तुलसी बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक्स है, हमारी पूरी की पूरी छाती को क्लीन कर देता है। तुलसी का काढ़ा उसमें बना लीजिए, हाफ रह जाए तो उसको छान करके पी लीजिए। जो मैंने काढ़ा बताया है इसका प्रयोग आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। और दिन भर मौसम के फल, सब्जियां, सलाद, मोटे आटे की रोटी, अंकुरित अन्न, ये सब आप अपने डाइट में भरपूर रखिए। सुबह के समय 1 घंटा आसन प्राणायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि हरकत है तो बरकत है। हरकत नहीं रहेगी तो शरीर के अंदर एक नहीं हजारों रोग पैदा होंगे। आप फिर हर रोग का अलग अलग इलाज पूछेंगे। लेकिन मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि हमारी पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हमारी आंख हमारे पेट के साथ कनेक्टेड है, हमारे हेयर हमारे पेट के साथ कनेक्टेड है, हमारे हाथ पैर घुटने स्किन, सबका ट्रीटमेंट यही है कि आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है। उसके लिए नेती, कुंजल, बस्ती, मिट्टी की पट्टी, फुल बॉडी मड बाथ, सन बाथ, कटी स्नान और आपका स्टीम बाथ, अपक्व शाकाहार, यज्ञ चिकित्सा, प्राणायाम, आसन, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब चीजें हमें अपनी लाइफ स्टाइल में फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा शॉर्टकट नहीं है कुछ भी। तो आप पूरी बॉडी को एक साथ कनेक्टेड समझ करके ट्रीटमेंट कीजिए अपने शरीर का। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले पेट का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। ज्यादा कंजक्शन है छाती के अंदर तो हम छाती की लपेट भी लगाते हैं। दो खादी के या मोटे कपड़े लेकर के एक को इधर से रैप किया इस तरह से और एक को दूसरी साइड से रैप किया। किसी दिन प्रैक्टिकली मैं आपको ये पट्टियां लगाना सिखा दूंगी कि कैसे लगाना है। छाती के ऊपर ठंडी पट्टी। अभी कई लोगों को सुनकर के हैरानी होगी कि हमें तो ठंड पहले ही बहुत लगती है, अस्थमा वाले लोगों को तो ठंड बहुत लगती है, तो ये ठंडी पट्टी ऊपर से फिर हम गर्म शॉल लपेट देते हैं उसके ऊपर। ऐसे हमने क्रॉस बना करके इधर से पट्टी लपेटी, इधर से पट्टी लपेटी, उसके ऊपर हमने शॉल लपेट दिया। वो शॉल लिपटने के बाद जो जमा हुआ कफ था, म्यूकस था, वो धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है, वो बलगम छूटेगा। एलोपैथी के अंदर उस म्यूकस को, उस कफ को दबाया जाता है, उसे वहीं पर दबा दिया जाता है। इसीलिए मैं मना करती हूँ कि आपको खांसी हुई है तो आप दवाई मत खाइए, आप कुंजल क्रिया कीजिए और आप 2-3 दिन अन्न छोड़ करके फलाहार रसाहार पे रह लीजिए, पेट की सफाई कर दीजिए। और तुलसी, नीम, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इनका प्रयोग डेली रूटीन में आपको करना है तो आपकी खांसी ठीक हो जाए, आपको अस्थमा बनेगा और ब्रोंकाइटिस बनेगा, फिर साइनोसाइटिस बनेगा, फिर माइग्रेन बनेगा। धीरे धीरे ये सारे रोग आपस में कनेक्टेड है। चेस्ट से ऊपर के जितने भी रोग हैं ये सब कफ रिलेटेड है। और कफ की प्रॉब्लम्स के लिए जलनेती, रबड़नेती, कुंजल क्रिया, पेट की सफाई बहुत अच्छी है। डाइट में मौसम में जो भी आ रहा है, अभी आजकल मूली आ गई है, मूली खाने से डरते हैं लोग कि कफ बना देगी, हमें मूली नहीं खानी। मूली जरूर खाना, जुकाम के रोगी मूली जरूर खाएं। मैं बार बार यही कहती हूँ कि हमारा काम दबाना नहीं है, वो चीजें खाओ जो अंदर से कफ को निकाले, जो बाहर की ओर रिमूवल ट्रीटमेंट हो, सप्रेस नहीं करे, दबाए नहीं। ज्यादा तेज गरम गरम चाय पीना, गरम गरम ज्यादा काढ़े पीना, इससे फिर आपको पेट में अल्सर बनेगा, एसिड क्रिएट होगा और जो कफ है वो भी आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कम होने की बजाय। इसलिए देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब है जो चीज जैसी भगवान ने बनाई है उसको कंज्यूम करना। मौसम में जो फल है, जो सब्जियां है, हम उनको उस मौसम में नहीं खा करके दूसरे मौसम में खाते हैं। जब मूली 5 रुपए 10 रुपए किलो की होती है तो हम अवॉइड करते हैं खाना, कहेंगे ठंड लगा देगी, अब तो ठंड का मौसम आ रहा है, मूली नहीं खाएंगे।
आपको ठंड में ही मूली खानी है क्योंकि मूली का मौसम है, उस मौसम में गाजर खानी है क्योंकि गाजर का मौसम है वो। आप खाते कब हो? जब मौसम चला जाता है, जब आपको मिलती है महंगी, वो 50 रुपए किलो की मूली खाएंगे, 70 रुपए किलो की मूली खाएंगे। लेकिन आपको सस्ता खाना है, मौसम का खाना है, सीजनल खाना है। वो खाने के बाद आपकी बॉडी में एक प्रतिक्रिया होगी, एक रिएक्शन होगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। वो बाहर निकालने के लिए आया है, अंदर से गंदगी को बाहर निकाल देगा। नेचुरोपैथी में हम रोगों को दबाते नहीं है, उसकी जड़ पे जाकर के काम करते हैं, जिससे कि जिंदगी भर के लिए वो आपको अस्थमा में कन्वर्ट ना हो जाए। ये पीने वाले सिरप, तरह तरह की दवाइयां थोड़ी देर के लिए तो आपको रिलीफ देती हैं, सुला देती हैं, ऐसा लगता है खांसी खत्म हो गई, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, पूरा जाम लग जाता है यहाँ पे। हमारे जो फेफड़े हैं, ये ऐसे समझो दो इधर इधर जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, ततैया का छत्ता होता है, और इसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं दोनों के अंदर। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इनके अंदर पूरा ऑक्सीजन जाती है, लेकिन जब हम शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, बंद घरों में रहते हैं, रात को खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाते हैं, कई बार लोग मुंह ढक के सो जाते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारे दोनों फेफड़े धीरे धीरे ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। इनके जो अंदर होल होता है छोटा छोटा, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। आप ऐसे समझिए ये आपके दोनों लंग्स हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये एक्सपेंड करते हैं इस तरह से पूरा खुल करके, इनके अंदर हवा भर जाती है, और जब आप श्वास खाली करते हैं तो धीरे धीरे ये सिकुड़ते हैं और इनके अंदर से श्वास खाली होता है। इसलिए जितनी भी डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, डीप एक्सहेलेशन, ये आपके फेफड़ों को एक्टिवेट कर देती है। इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो व्यक्ति प्रतिदिन 5 मिनट कर लेगा, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल जाएगी। और जहां ऑक्सीजन, मैंने बता दिया कि जहां ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो रही है, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इसलिए प्राणायाम मस्ट है। जिनको भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, वो प्राणायाम जरूर करें, ज्यादा फोकस करें प्राणायाम के ऊपर। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, ये आपको जरूर करना चाहिए। और आई होप कि आप प्राकृतिक चिकित्सा को एज ए लाइफ स्टाइल बनाएं। एक बार मैंने बोला है कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप नेचुरोपैथी सेंटर में जाइए, जैसे आप पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हैं, तो आपको यहाँ आकर के ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी हॉस्पिटल के अंदर आए हुए हैं। और आपका वीकेंड भी हो जाता है, आपकी हॉलीडेज भी हो जाती है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। जबकि हम जाते हैं घूमने के लिए, छुट्टियां होती हैं, बच्चों की होती हैं, तो हम वहां जाकर के जंक फूड खा करके आते हैं, बॉडी को और ज्यादा खराब करके आते हैं, हेल्थ इश्यूज और ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं वहां जाने के बाद। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मेरे पास टाइम है और मुझे अपने शरीर को टाइम देना चाहिए, तो उससे बेस्ट टाइम कुछ नहीं हो सकता कि आप हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन किसी ऐसी शांत जगह पे चले जाइए, जहां शहर का शोरगुल, पॉल्यूशन, वातावरण ना हो, और बहुत ही शांति हो, चारों तरफ नेचर हो, और उस नेचर को आप इंजॉय करें नेचुरोपैथी के साथ। मिट्टी की पट्टी लग रही है, मड बाथ हो रहा है, सन बाथ हो रहा है, आप नेचुरल फूड खा रहे हो, मसाज हो रही है धूप में लिटा करके, वो अपने आप में एक रिजुविनेटिंग टाइम होता है अपने आप को देने के लिए। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप के लिए टाइम जरूर निकालिए। डेली रूटीन में 1 घंटा, और 1 या 2 बार, जो ये नवरात्रे आते हैं, मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज हो रहा है, अभी सबको हो रहा है कफ एंड कोल्ड, मुझे भी खुद हुआ था, कफ एंड कोल्ड हुआ था, लेकिन मैंने अपने आप बिना दवाई किया इसको ठीक कर लिया 1 वीक के अंदर। कैसे किया आज मैं बता देती हूँ कि 2-3 दिन रोटी बिल्कुल बंद थी मेरी, और मैंने रॉ ही रखा सारा खाना पीना अपना, जूस पीती थी, मौसमी का भी, नींबू पानी, शहद भी, और मेरी खांसी कफ 1 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाती है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कैसा भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आ सकते हैं नेचुरोपैथी करवाने के लिए, बता सकते हैं, क्योंकि वेदर चेंज होने पे तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, आना चाहिए। बुखार भी हो सकता है आपको, बुखार की भी अभी वीडियो बनाई, लोगों को बहुत पसंद आई है। तो इन सब चीजों को आप लाइफ में शामिल कीजिए, क्योंकि कोरोना ने हम सबको सिखा दिया है कि जान है तो जहान है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखिए। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।